हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, क्या हाल है? मैं ठीक वाली भाई, काफ़ी देर से वेट कर रहा था। मुझे ना तकरीबन 1 साल हो गया है रिलीजन से अपना रास्ता अलग किए हुए। हाँ हाँ। और मैं ना अ, ज़्यादा नहीं मैं बता सकता, लेकिन ना मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। हम्म तो काफ़ी उसके अंदर भी चीज़ें थी जो इस तरफ पॉइंट कर रही थी। मगर ना हम्म मेरा मोरालिटी के से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मैंने ना अक्सर नोट किया है कि एक तो मैं जब अब क्योंकि पढ़ाई बहुत मुश्किल है और वो सारा सीन है, तो अक्सर ना पेपरों के करीब आके या वैसे ज़िंदगी के अंदर जब मुश्किल कोई घड़ी आती थी, तो पहले ना एक सपोर्ट के लिए एक चीज़ होती थी। अब मैंने वो महसूस किया कि वो नहीं होती, तो वो एक वॉइड है, मौजूद है, कि मतलब एक सुपीरियर पावर एग्ज़िस्ट में ना करने से ना मुश्किल होती है। तो मेरे नज़दीक एक आम इंसान के लिए जिसका क्रिटिकल थिंकिंग इस लेवल पर नहीं आती कि वो अपने मोरल बेसिस को खुद जो है वो फाइंड आउट करे और जो है वो अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बनाए। क्या मुझे लगता है कि उस बंदे को ज़रूरत है कि वो एक खुदा में या किसी मज़हब के अंदर बिलीव करे। दूसरा मेरा सवाल ये था कि हम जब अपने तौर के ऊपर जब अपना हम वो करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो हमारे पास एक एक चीज़ होती है जो हमें जो है ना एक डिसिप्लिन के अंदर रख के चला रही होती है। जैसे अगर कोई बंदा चोरी करने वाला और होता है, हाँ तो वो जो है डरता ज़रूर है कि भई मुझे मेरी इसकी पकड़ होनी है बाद में। अब वो अलग बात है कि अक्सर लोग उस डर से ओवरकम करके वो कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं, हम मैं पर्सनली जब था इसके अंदर, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी जो है वो गलत, जो अभी भी मेरी मोरल बेसिस के मुताबिक गलत ही हैं। वो चोरी करना, किसी को नुकसान पहुँचाना, मैं इन सारे कॉन्सेप्ट से डर के नहीं करता था। तो आपको नहीं लगता कि जो आम इंसान हैं दुनिया के अंदर, जो इस इतनी थिंकिंग नहीं रख सकते या इतनी अकल नहीं है उनमें कि वो इस सब रास्ते को खुद ब खुद जो है वो सॉर्ट आउट करें, तो उनके लिए रिलीजन की एक्जिस्टेंस ज़रूरी है? अच्छा, अब एक चीज़ है कि आप आपको जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं, मुश्किल होती है स्टडी, तो आपको दिल करता है कि किसी से दुआ कर लें, कोई जी, खुदा जी। होता जिससे हम मांग लेता कि सब कुछ ठीक कर देता। तो मगर एक बात है कि जब आप पहले रिलीजियस थे और आप दुआएं मांगते थे, तो आप क्या समझते हैं कि और उन दुआओं की वजह से आप पास हो रहे थे या उनकी वजह से आप सक्सेसफुल थे? वो ये हिसाब था कि मतलब मैं मेरा पूरा दिन में ये स्केड्यूल होता था कि मैं 5 ब्रेक्स लेता था पढ़ाई से, और उन 5 ब्रेक्स वो 5 नमाज़ें होती थी और उन्हीं के दौरान मैंने खाना खाना होता था और अच्छा, तो मैं आपसे ये काफ़ी पूछ ज़्यादा रहा हूँ, हौसला होता था। नहीं, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा ना वो जरा दोबारा उस पर गौर करें नहीं, कि नहीं, मैं क्या नहीं आप मैं समझता, समझते हैं अब नहीं। कि उन नमाज़ों की वजह से आप सक्सेसफुल थे, उनकी वजह से आपके अच्छे मार्क्स आ रहे थे? जब मैं कर रहा था ना तब मुझे लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि पहले आप टाइम ज़ाया कर रहे थे, मगर चीज़ें फिर भी ठीक हो रही थी, हाँ, क्योंकि आप ऐसे ही है। मेहनत कर रहे थे, चीज़ें ठीक हो रही थी। जी, जी। अब एक चीज़ है कि जब आपको पता है कि पहले जो आपने नमाज़ें पढ़ी थी, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आज भी हाँ, अगर फ़र्ज़ ऐसे ही है। करें आप किसी खुदा को मान लें और नमाज़ें पढ़ लें, तो फ़ायदा तो फिर भी नहीं होना। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या अभी भी हमारे, क्योंकि बेसिकली हमारी ज़िंदगी का मकसद और ये सारी चीज़ें जो अगर हम ये मीनिंग्स फाइंड आउट कर रहे हैं और क्रिटिकली थिंक करके चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम इसमें एक हिस्सा जो है पीस ऑफ माइंड के लिए, एक जो को वजह है वो पीस ऑफ माइंड भी है, जिसकी वजह से हम जो है रिलीजन से दूरी इख्तियार कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा होता और हमें ये अजीब लग रहा होता है। तो अगर हमने रिलीजन से इतना वो एक नुकसान बात उठाया है है। कि रिलीजन का एक प्लेसिबो इफेक्ट तो है ना, जो कि आपको ये फील कराता जी, है जी। कि सब कुछ इन कंट्रोल है, हालांकि कंट्रोल में कुछ भी जी, नहीं जी। होता। जी, जी। वो आपको ये फील कराता है कि आप अगर थोड़ी बहुत कहीं भूल चूक करेंगे भी तो खुदा हैंडल कर लेगा। मगर मसला जी, जी। ये है कि आपको ये पता है कि आपने जितनी भी दुआएं मांगी हैं वो बेकार हैं, और आपने जो कुछ जी, भी किया था उसी का रिजल्ट आपको मिला कि आपका एग्जाम ठीक हुआ और आप सक्सेसफुल जा रहे जी, हैं। जी। तो जी, ये तो जी। पहली बात है। दूसरी बात ये है कि एक वैक्यूम बनता है, मॉरल वैक्यूम नहीं, वैसे एक वैक्यूम बनता है जब आप खुदा को जिंदगी से निकाल देते हैं। आपको जी, एक अनसर्टेनिटी फील होने लग जाती है। अनसर्टेनिटी तो जी। हमेशा ही वहां थी, मगर अब आपको एहसास उसका अब हुआ है। हुँ, हुँ। अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल,
कि कोई मुझे मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है, किसी ने मेरी दुआएं नहीं सुननी, जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ और मेरी कोशिश फेल भी हो सकती है। तो ये चीज आपको एहसास आज हुआ है, था हमेशा से ऐसा ही? जी जी था तो हमेशा से ऐसा, कभी भी ऐसा नहीं था कि आप जितनी भी दुआएं मांग रहे थे आप सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे थे और तो कोई उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। जी जो कुछ भी हुआ आपके साथ जी यहाँ तो आपने खुद किया अपनी काबिलियत से, यहाँ कोई नेचर के मतलब हालात ऐसे बने हैं कि आपको कहीं फायदा हुआ, कहीं आपको नुकसान हुआ। तो बिल्कुल सबसे जो बड़ी बात है ना कि सच और हकीकत जो है ना वो कड़वी होती है, वो दुख देती है इंसान को, मगर ये भी याद जी रखें कि सच और हकीकत इंसान को जो है ना वो मजबूत भी करती है। इसके साथ एक और बात है, आप सुने, जी बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उसको सिखाते हैं कि ये मसला तेरा दुआ कर, और वो दुआ करता है, और फिर जिस चीज की वो जी दुआ कर रहा होता है वो जिंदगी में हो जाता है। माँ बाप का एक बड़ा सिंपल सी बात है कि अब हम छोटे थे उस टाइम तो जी, अब मेरे फादर ने इरादा कर लिया था कि जी हमें कंप्यूटर लेके देंगे, मगर माँ हमारी हमें कहती थी, मैट्रिक में था उस टाइम में, कि जी दुआ करो कि पैसे इतने आए कि तुम्हें कंप्यूटर ले दिया जाए। हालांकि मुझे ये पता है आज कि मेरे बाप को पता था कि किस तरह कंप्यूटर आना है और क्या सारा सिलसिला, ठीक है। तो हम यही समझते थे कि हमें दुआओं की वजह से मिला है, हालांकि वो मिला किसी और वजह से था। तो क्या होता है कि एक वक्त है, माँ बाप, बहन भाई, जमाना बंदे को ट्रेन करता है कि तुम दुआ कर रहे हो, तुम नमाज कर रहे हो, तुम मिन्नतें मान रहे हो, तुम किसी बाबे के पास माथा टेकने जा रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है। ट्रेनिंग हो रही होती है आपकी पूरी बाकायदा, ठीक है। ये ट्रेनिंग होए जा रही है आपकी, और आपका यकीन इस बात पे पुख्ता से पुख्ता होता जा रहा है कि हाँ भाई जिंदगी में ये काम हुआ है तो ये बाबे की फलां की वजह से हुआ है, ये काम हुआ है तो मैंने इतने रोजे रखे थे इस वजह से हुआ है, ये काम हुआ है तो मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी इस वजह से हुआ। हालांकि वो काम तो होने ही थे। नमाजों में तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और नमाजों का एक प्लेसिबो इफेक्ट है जो कि हो रहा है। तो क्या है कि सोसाइटी, रिलीजन, मुआशरा, पेरेंट्स, सब लोग आपको ट्रेन कर रहे हैं कि आप ये प्लेसिबो को माने। तो जाहिर बात है कि ये सालों की एजुकेशन है ना, ये सालों की ट्रेनिंग है ना, ये एक दिन में तो रिवर्स नहीं हो जाएगी। आपको आज डर लगता है कि आप दुआ नहीं मांग रहे और चीजें गलत हो सकती हैं, मगर ये याद रखिएगा कि जब आप मेरी तरह को 10 साल एथियस्ट रह चुके होंगे ना, फिर आपको तसल्ली हो गई होगी इस बात पे कैसे क्या होता है। आज मुझे पता है कि मैं कितनी भी दुआएं मांगू कुछ भी सही नहीं होना, और मैं कितनी भी दुआएं मांगू जो गलत होना है वो गलत ही होना। मुझे इस बात का पता है कि मैंने मेहनत की है, मैं कर रहा हूं ये काम, इसकी कोशिश कर रहा हूं, तो ये काम हो जाएगा, या चांस है कि हो जाएगा। और दुआओं के बगैर जब मेरी जिंदगी में काम अच्छे होए जा रहे हैं तो फिर मुझे इस बात पे एतबार आहिस्ता आहिस्ता आता जाता है कि भाई दुआ नहीं भी करेंगे तो काम फिर भी होते हैं जिंदगी में। समझे हैं बात? तो अगर उस ट्रेनिंग पर सालों लगे हैं तो ये एक साल में तो आपको नहीं हो जाएगा सब कुछ ठीक, इसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। मगर रैशनली सोचें कि दुआएं जब आप मांग रहे थे तो तब भी उनका कोई फायदा नहीं था, और आज अगर आप नहीं मांगते तो तब भी आपका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, हमें एक चीज की रियलाइजेशन जो है ना वो बड़ी खतरनाक है, जो कि इंसान को एक बड़ी एक मुश्किल से दो चार करती है। हमें ये लगता है कि यार पहले मैं दुआएं मांगता था, खुदा था वो चीजें कंट्रोल कर रहा था, मगर मसला यह है कि खुदा तो पहले भी नहीं था और कंट्रोल नहीं कर रहा। मगर ये चीज जितनी जल्दी हमारे अंदर सीप इन कर जाती है ना कि चीजें इतनी बुरी पहले भी नहीं हुई खुदा के बगैर, और अब भी नहीं होंगी खुदा के बगैर। खुदा तो कभी भी नहीं था, कोई भी हमारी दुआएं कभी भी नहीं सुन रहा था। मस्जिद में, मंदिर में, मजार पे जाके, गुरुद्वारे पे माथा टेकते हैं, कोई फायदा नहीं है किसी चीज का। मगर चीज क्या है, अब असल में आपने अपने आप को ट्रेन करना है कि आप अब प्लेसिबो नहीं ले रहे, अब आपको रियल मेडिसिन तलाश करनी है आपकी मुश्किलों की। आपकी मुश्किलों की रियल मेडिसिन क्या हो सकती है? चीजों को प्रॉपरली प्लान करना। जिंदगी में टेंशन का, जी जी ठीक है, जी जी एक टेंशन और मेरा क्वेश्चन, उसको एक्सेप्ट करना कि आप टेंस हैं। हाँ जी हाँ जी जी एक और मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी भी
फिलोसफर्स को पढ़ें तो हमें अंदाजा होता है कि सबका इस बात पे ना एक किस्म का ना इजमा है कि लाइफ इज पेन। ठीक है, तो जब हम ये बात को पहले से मान लेते हैं कि लाइफ इज पेन और इस बात को हम अटल हकीकत की जो है ना हम दे देते हैं, तो अगर लाइफ इज पेन को हम उस पेन को कम कर रही है, कोई चीज मास्क कर रही है और लोगों की जिंदगी के अंदर, और अगर हम उसके वो एक हाइपोथेटिकली उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आज के रिलीजन की निस्बत कम है, लेकिन है वो रिलीजन ही। ठीक है, तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है उससे क्या हमें जो मसला है वो क्या मेरा ख्याल में मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या वो ऑथेंटिक मसला होगा, क्योंकि वो हमें उस तरह इफेक्ट नहीं कर रही, वो ना हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है रोक रही है, जिस तरह लिबरल मुस्लिम्स है या लिबरल क्रिश्चियंस है, वो उनके नज़दीक जो चीज़ उनके थिंकिंग में या उनकी रिसर्च में रिलीजन की तरफ से इंट्रूड कर रही होती है वो उसको रोक देते हैं कि भाई ये हमारी साइंस साइंस का मामला है, इसमें रिलीजन का बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन वो एक जो है ना क्या कहते हैं रिलीजन के जो प्लस पॉइंट होता है जो उनको एक चीज सुकून दे रही होती है उनकी पेन को कम करने के लिए, वो उसको भी ले रहे होते हैं। तो जब हम ये मान लेते हैं कि लाइफ इज मीनिंगलेस एंड लाइफ इज ओनली पेन, तो हमारी जो ये जिंदगी है इसमें थोड़ा सा सुकून भी आ जाता है इस तरह, और हमारी इस जिंदगी के अंदर हमारी कोशिश भी जारी रहती है। तो एक बिनाइन से रिलीजन हाइपोथेटिकली मेरे ख्याल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक बिनाइन से रिलीजन का एग्जिस्ट करना क्या आम इंसान के लिए फायदेमंद नहीं है? आज की दुनिया में फायदा और नुकसान है क्या? एक इंडिविजुअल का फायदा किस बात में और नुकसान किस बात में, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर भी देखना पड़ेगा कि सोसाइटी का फायदा किस बात में और सोसाइटी का नुकसान किस बात में। क्या सोसाइटी का फायदा है इस बात में कि हर कोई 10-10 बच्चे पैदा करे? नहीं, नहीं है फायदा। जाहिर बात है कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है ना, आज 23 करोड़ आबादी है, तो जाहिर बात है 23 करोड़ों को खिलाने के लिए भी बड़ा जी मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है। 23 करोड़ों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी बड़ा मसला है। लोग जो हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, लोगों की मोरालिटी तबाह होकर रह गई है, बच्चे प्रॉपरली रेज नहीं किए जा सक रहे, बच्चे आपने छोड़े हुए हैं गलियों में वगैरह फिरने के लिए, लोगों से अब्यूज होने के लिए, और फिर वो जो अब्यूज होते हैं वो कल को फिर दूसरों को अब्यूज करते हैं। तो मजहब का अगर नुकसान देखा जाए तो, फायदा अगर देखा जाए तो एक मेंटल सुकून है। मेंटल सुकून सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है कि एक आदमी जिसकी एक बीवी है और वो उसे हर वक्त प्रेग्नेंट ही रखता है, और 11 साल वो 12 साल में 11 बच्चे पैदा करती है या 13 बच्चे पैदा करती है। जी ऐसे ही पता है इन द एंड क्या हो रहा है कि ना उन बच्चों की जिंदगी अच्छी है ना उसकी जिंदगी अच्छी है, मगर वो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है जी सब कुछ ठीक चल रहा है। उसको नहीं पता कि उसके बच्चे 10 बच्चों में से 5 जो हैं वो गलियों में फिर रहे हैं, अब्यूज हो रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब देखें कईयों बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो सीख नहीं सकते चीजें प्रॉपरली, और वो कभी डायग्नोज ही नहीं होते हमारे जैसे मुल्कों में। हम समझते हैं ये बेवकूफ है, ये पढ़ना नहीं चाहता, ये लापरवाह है, उस बच्चे को मार मार के उसका भरकस निकाल देते हैं। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि मजहब इंसान को नुकसान कैसे पहुंचा रहा है, मगर इंसान उसको रियलाइज नहीं कर रहा। जी समझ गए? आज के दौर में फायदा क्या है? अगर ग्लोबली देखा जाए तो आज के दौर में फायदा किस चीज में है कि आप टेक्नोलॉजी में तरक्की करें, आप साइंस में तरक्की करें। जो कंट्रीज साइंस और टेक्नोलॉजी में जितने आगे हैं वो दुनिया में भी उतने ही आगे। कोई मैदान देख लें, एग्रीकल्चर का मैदान देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, कुछ भी देख लें, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। आज से 30 साल पहले पाकिस्तान की हॉकी टीम जो थी वो दुनिया में नंबर 1 थी। पाकिस्तान को हॉकी का ब्राजील कहा जाता था। इंडिया की टीम बड़ी जबरदस्त थी। जी आज जब स्पोर्ट्स जदीद हुई या फिटनेस के स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हुए, आज हम पता नहीं कहीं पीछे रह गए हैं, वो कितने आगे निकल गए। आज आप हॉलैंड की टीम को हराने का सोच भी नहीं सकते, पाकिस्तान जर्मनी और हॉलैंड को हराने, और वो ऐसे थे कि वो नहीं थे सोच सकते आज से 30-40 साल पहले। तो क्या हुआ है कि साइंस ने सब कुछ चेंज करके रख दिया, स्पोर्ट भी एक साइंस बन गई। तो अब अगर आज की दुनिया में देखना है कि एक सोसाइटी का या एक इंडिविजुअल का फायदा या नुकसान किधर है, तो हमें देखना पड़ेगा कि सोसाइटी के जो रैशनल एलिमेंट्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि एक सोसाइटी कितनी तरक्की करेगी। क्योंकि साइंस के अंदर तरक्की या टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की रैशनैलिटी के बगैर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान कोविड की वैक्सीन बनाए जब पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो है वो एवोल्यूशन में बिलीव ही नहीं करते। नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकेंगे, क्योंकि ये एवोल्यूशन में नहीं मानते। ठीक है, इसलिए
बहुत सारे ये एवोल्यूशन में नहीं मानते, पाकिस्तान में माइक्रोबायोलॉजिस्ट बैठे हैं, जेनेटिसिस्ट बैठे हैं, एवोल्यूशन में नहीं मानते, मगर वो क्या कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं। उनके लिए वो बस जी उनके लिए बस एक वो कंप्यूटर गेम है कि वो स्कोर सर, बढ़ा मेरे रहे हैं साथ आपको। मेरे साथ लोग पढ़ रहे हैं, 90% मार्क्स लेते हैं, हाँ एंड लिटरली दे डोंट बिलीव इन एवोल्यूशन। दे स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन हाँ फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसके अलावा हाँ। माइक्रोबायोलॉजी, एंड दे डोंट इवन बिलीव इन एवोल्यूशन। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक इंसान इतना डम्ब कैसे हो सकता है कि अगर एक चीज के अंदर बिलीव नहीं करता तो उसकी इतना डीप पढ़ कैसे रहा है। हमारे वही मुल्लाओं ने बात है ना इस कि आप कदर मुझे ये नुकसान बात पहुंचा दिया। बताएं कि क्या वो आदमी कभी इंथ्यूजियास्टिक होगा इस बात में कि वो कोई कोई नया तरीका निकाले, वो कोई नया इंसान की एवोल्यूशन के बारे में कोई रिसर्च करे, वो कोई आरएनए डीएनए के दरमियान एवोल्यूशन को, जारी बात है जब आप उसको करेंगे स्टडी तो डेफिनेटली आप नए किस्म के ड्रग्स इजाद कर सकते हैं। जैसे भी आरएनए वैक्सीन जो है बेसिकली ये भी इस बात की गवाही है कि एवोल्यूशन जो है वो एवोल्यूशन से जो नॉलेज लिया गया जेनेटिक एवोल्यूशन से, उसकी बेस के ऊपर ये बनी है। बिल्कुल तो आज आप जो हैं आज आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि अगर आपने अब रसूल तो कहा गया था कि हर वक्त जंग के लिए घोड़े तैयार रखो, तो अगर आप रसूल की इस बात को लेके बैठे रहे और आज भी पाकिस्तान की फौज में आप घोड़े भर्ती कर लें तो फिर तो आप गए। टैंक बनाने के लिए तो आपको इंजीनियर चाहिए, इंजीनियर रैशनल होना चाहिए, ऐसे ही और वो इंजीनियर डेफिनेटली ऐसे रैशनल होना चाहिए जिसने कोई नई चीज इजाद करनी है। ऐसे ही क्योंकि नई इनोवेशन के लिए रैशनैलिटी बहुत जरूरी है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। और रैशनल दिमाग जो है ना वो क्या होता है, रैशनल दिमाग जो है वो डॉगमा से आजाद होता है, वो फ्री थिंकर जी होता है। फ्री थिंकर दिमाग जो है जो कि डॉगमा से आजाद होता है वही ये कुछ कर सकता है। तो आज के दौर में अगर आप देखें तो एक सोसाइटी का भला कैसे हो सकता है, एक सोसाइटी का सबसे ज्यादा भला इस बात में हो सकता है कि उसमें रैशनल लोग ज्यादा हों, डॉगमेटिक लोग कम हों। बिल्कुल तो अब अगर डॉगमेटिक लोग हमारी सोसाइटी में ज्यादा हैं तो हम आज नुकसान में हैं। जर्मनी वाले अगर रैशनल लोग उनकी सोसाइटी में ज्यादा हैं तो वो आगे हैं। ऐसे ही ये वजह है, एक सर। सिंपल सी बात नजर आ रही है। और रैशनल लोग जो है वो दुनिया की जिंदगी आसान कर रहे हैं। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, ये रैशनल लोगों की वजह से कर रहे हैं, उनका शुक्रिया असल में। जो हम कहते हैं ना साइंस तेरा बिल्कुल शुक्रिया, असल में हम उन लोगों का शुक्रिया कर रहे हैं जिन्होंने किया। आप और बिल्कुल मैं दो टांग पे चलते हैं, जोनास साक का शुक्रिया कि जो एक एक बिल्कुल जिसने एक वैक्सीन बनाई थी और आपको और मुझे पोलियो नहीं हुआ क्योंकि हमने बचपन में उसके खतरे पिए थे। आज बिल्कुल जब कोविड की वैक्सीन आएगी तो ये भी रैशनल लोगों का शुक्रिया होगा। अमेरिका में रहने वाला इवेंजेलिकल पास्टर या पाकिस्तान में रहने वाला मौलवी या इंडिया में रहने वाला पंडित, उनका कोविड से बचाने में हमें कोई किरदार नहीं है, बल्कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर करके हमारा सत्यानाश किया। हमारे लाखों लोग मर गए हैं उसकी वजह से दुनिया में, इन लोगों की वजह ऐसे ही से। तो फिर सर मेरा हमें साफ नजर आता है कि क्या चीज फायदा दे रही है और क्या चीज नुकसान दे रही है। रिलीजियस डॉगमा बिल्कुल नुकसान, सर ऐसे ही और रैशनल थॉट, फ्री थिंकर थॉट जो है हमें फायदा दे रही है। तो सर इसलिए एक ये कहना कि मजहब का आज की दुनिया में कोई फायदा भी है, मजहब का जितना भी फायदा है ना वो एक आपको सिर्फ एक गलत फहमी से दो चार करना है, आपको एक धोखा देना है कि यार आपके साथ सब कुछ ठीक है, और आपकी जितनी भी जी प्रॉब्लम्स हैं उनको नजरअंदाज करना है। क्योंकि पाकिस्तान का डॉगमेटिक बंदा है ना तो उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है, उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मसला गुस्ताखे रसूल की सजा है। अमेरिका का डॉगमेटिक बंदा, उसके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, अबॉर्शन। ट्रंप जैसा बिल्कुल पॉलिटिशियन जो कि कहता है कि मैंने आज तक खुदा से माफी नहीं मांगी, ट्रंप का बयान है बाकायदा कि मैंने आज तक आई नेवर आस्क्ड गॉड फॉर फॉरगिवनेस ना, सिर्फ वो ये कहता है जी कि वो अबॉर्शन के खिलाफ है, तो अमेरिका में 72 मिलियन वोट उसको पड़ते हैं। जी तो अमेरिका का जो एक बड़ा फ्रैजिल सा बैलेंस है ना वो सामने आ गया। अभी क्या हुआ है, न्यूयॉर्क स्टेट में एक सिनेगॉग वाले यहूदियों ने जो है ना वो गवर्नर पे केस कर दिया था कि जी हमारा सिनेगॉग खुला रहने दो। वो केस गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब 6 जस्टिस जो हैं वो क्रिश्चियन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गवर्नर कह रहा था कि इसके ऊपर पाबंदी रहेगी, उन्होंने उसकी रूलिंग को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है इनको इबादत करने दो। तो अब होगा क्या, न्यूयॉर्क में उन्होंने मर मर के कोविड को कंट्रोल में लाया। अब यहूदी और क्रिश्चियन और सब जो हैं मुसलमान अब दोबारा खुलम खुला कोविड फैलाएंगे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बहुत कम लोगों को गैदरिंग की इजाजत दी थी, उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन किया करो। तो ये चीज है, ये डॉगमा की और रैशनैलिटी की जंग है।
जी जो कि लड़ी सर, जा रही है दुनिया। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और शायद बहुत अब्सर्ड लगे आपको, मुझे भी बहुत ज़्यादा अब्सर्ड लगता है। मगर हम इस चीज़ से जितना मर्ज़ी इनकार कर दें और इसको प्लेसिबो के नाम पे जितना मर्ज़ी डाल दें, क्योंकि पैथोलॉजी के अंदर मैंने पढ़ा है और खुद भी पढ़ा है कि वो जो प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, उसका मेडिकली या पैथोलॉजी के ऊपर कोई ख़ास रोल नहीं है। वो आपको सिर्फ़ इतना ही करेगा कि आपकी दर्द को थोड़ा बहुत कम कर देगा, आपके मर्ज़ को वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं करेगा। अगर आपको कैंसर है ना, तो सिर्फ़ प्लेसिबो से आपका कैंसर ठीक नहीं हो सकता। तो बीइंग सेड दैट, मैंने पर्सनली अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी सियाटिका की पेन थी, और सियाटिका की पेन ऐसी होती है कि बंदा ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना उठ सकता है। ये टाँग के अंदर बहुत गंदी दर्द होती है। मैंने पर्सनली अपनी आँखों के सामने एक बंदे को ऐसे देखा कि उसने दम करवाया है और उसकी जो है ना वो पेन खत्म हो गई। हालाँकि वो बड़े अरसे से मेडिकेशन पे था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इवन उसको डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की थी। वो देख के एक दफ़ा मेरा दिमाग घूम गया था कि ये हो क्या रहा है? और उसके अलावा सर, जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, मुझे उनके ये ऊपर पेन वाली बात तो वो आप डॉक्टर मान रहे हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। खैर मैं आपकी एक तरफ तवज्जो दिलवाऊंगा, वो आप जरूर देखिएगा। जी, जी। और सर वो ये सुपर नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो जिन्नों का वजूद है या काला जादू है, सर क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी इंटरडायमेंशनल ट्रैवल या फिर कोई ऐसी चीज़ के थ्रू एग्ज़िस्ट कर सकते हों या कुछ ऐसा हो? क्योंकि सर पाकिस्तान में जो ये पहले मैं इलाके हैं पहला ना। क्वेश्चन आंसर करूं, फिर मुझे भूल जाएगा वो, ठीक है। जी, 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 पहली जी। बात यह है कि ये याद रखेंगे, दुनिया में आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनको एक पेन रहता है, नर्व्स का पेन, जी, जी। और डॉक्टर उनको पता क्या कहते हैं इन द एंड? कहते हैं पेन किलर लेने के जी। बजाय क्या करना शुरू करो, पेन को इग्नोर करना शुरू करो, अपना दिमाग ट्रेन करो। जी, जी। और वो लोग कर लेते हैं ये चीज, पेन इग्नोर करना शुरू कर देते हैं वो। और जी, पेन वो जी। जब इग्नोर करना शुरू करते हैं तो इन द एंड क्या होता है, पेन होनी बंद हो जाती है। जी। ठीक है, सर ये सियाटिका बात का आपकी ताल्लुक नर्वस सिस्टम से ही है ना, सारे का सारा। जी, जी, ये बात आपकी ठीक है, मगर सर हाँ, जो है ना पैथोलॉजिकल पेन, जो अनबियरेबल पेन है, उसको आप जितना मर्ज़ी अगर आप विल पावर के थ्रू भी कंट्रोल करना चाहें ना, तो आप नहीं कर सकते, जितना मर्ज़ी आप कर लें, और क्योंकि वो एक मैं एक पैथोलॉजिकल। ऐसे बंदे से मिला हूँ जिसको इस तरह का क्रॉनिक पेन था और उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया और वो हो गया था। ठीक है। हाँ, ये देखे ना, नाइस। रुस्तम क्या कह रहे हैं, गालिब गालिब कमाल, आई कैन ट्रेन यू फॉर दिस, क्योंकि रुस्तम शायद साइकोलॉजिस्ट, सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग ये होता है, मुझे पता है इस बात। मैं एक बंदे से ऐसे से मिल चुका हूँ, मेरा प्रोफेसर था एक, जिसने ये काम किया हुआ जी। है। ठीक। हाँ, तो अच्छा, दूसरा जो सर आप मैं पूछ रहे थे, जरा शॉर्टली पूछें, फिर और भी बड़े लोग हैं, फिर मैंने जी, एंड जी, करना है। वेरी सॉरी। मैं वो सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में पूछ रहा था कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो एग्ज़िस्ट कर सकती हैं? देखें क्योंकि जी, मैं वो आपको एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, सुपर नेशनल चीजें जिसको एक बड़ी जनरली बात की जाती है साइकोलॉजी में, हेलुसिनेशंस की। आपको जी, पता है एंशिएंट कई ऐसे साइकोसिस। रिलीजन थे जो कि आपको, अब जैसे आपको भंग पिला के ना तो आपको हेलुसिनेशन दिलवा देते हैं। आज के दौर बिल्कुल में सर। सीबीडी सीबीडी ये काम करती है। लोग सीबीडी जी, लेते हैं, जी। वो हेलुसिनेट करते हैं। तो हेलुसिनेशन इज अ रियलिटी। केमिकल जी, ही जी, ऐसे ही। केमिकली भी इंड्यूस की जा सकती है। आप अब मेडिकल स्टडी कर रहे हैं, आपको ज्यादा पता है इस बात का कि ये की जा सकती है केमिकली भी इंड्यूस। आपको ड्रग दें किसी जी, को, जी। दुनिया में ऐसे हेलुसिनेटिंग ड्रग हैं, आप बंदे को दे दें, उसको पता नहीं क्या नजर आने शुरू हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही है सर। तो ये तो है। दिमाग एक ऐसी चीज है, दिमाग जो है ना, सबसे जो बेहतरीन उसकी डेफिनेशन है, दिमाग क्या है, जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है वो क्या है, वो एक पैटर्न जी, जी। रिकॉग्निशन मशीन है। वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज जी। करती है, और वो पैटर्न सिर्फ विजुअल पैटर्न्स नहीं है, वो ऑडिटरी नर्व्स भी आपकी जो है ना, इसी इसी पैटर्न पे बेस है। तो किसी भी आवाज से वो कोई भी मतलब निकाल लेती हैं। आप किसी जगह कोई बंदा खड़ा होके कोई ऐसे ही, बंदे से नहीं कि कोई ऐसे ही आप आवाज निकलवा लें, कोई भी ऐसी, जी। तो बंदा उसका मतलब आपको बता देगा कि ये क्या कहा जा रहा है, हालांकि वो किसी इंसान की आवाज भी नहीं होगी। तो हाँ, ये ठीक, काम ठीक। दिमाग करता है। तो जब इंसान का दिमाग हेलुसिनेट करता है, तो तब भी मोस्टली क्या कर रहा होता है, वो एक एक्स्ट्रा सेंसरी स्टेट में चला जाता है, जिधर वो हर एक चीज, क्योंकि अलर्ट स्टेट में है वो हर एक इनपुट से कोई ना कोई मतलब बनाने की कोशिश कर रहा है, और तभी वो हेलुसिनेट कर ऐसे ही। जाता है। तो जब वो हेलुसिनेट करता है तो फिर आपको ये चीजें नजर आने लगती हैं। अब देखें,
मैं अगर रात को 3 बजे कहीं से आ रहा हूँ और मुझे अंधेरे में कोई ऐसी चीज नजर आती है तो ये याद रखिएगा, पहले मेरे ध्यान में ये आता है कि कोई जानवर होगा। और अगर वाकई जी मुझे कोई बदरू शदरू नजर आ जाती है तो मैं कहूंगा कमबख्त तूने मुझे धोखा दे दिया मेरे दिमाग को, क्योंकि मुझे पता है कलमा धोखा दे पढ़ो, सकता है, धोखा दे सकता बैकअप प्लान वाले। है। हाँ, अब देखे ना वो डॉक्टर नैश की स्टोरी या पूरी ब्यूटीफुल माइंड मूवी बनी है, उसको तो बंदे जी नजर आते थे और उस बंदे ने दवाई लेनी छोड़ दी हुई थी उसके लिए, क्योंकि वो अपनी रिसर्च नहीं कर सकता था, और इन द एंड उसको वो बंदे फिर भी नजर आ रहे थे, मगर वो ये मान चुका था कि ये इमेजिनरी है, हालांकि उसको बिल्कुल रियलिटी की तरह वो नजर आते थे, और वो ये मान चुका था कि ये इमेजिनरी है, और बस वो उनके साथ ही फिर रहा था दुनिया में। तो जी उससे बड़ी हेलुसिनेशन फिर क्या होगी, शिजोफ्रीनिया था उसको। तो अब जी देखें वो आप ब्यूटीफुल माइंड मूवी देखें, बहुत ही आला मूवी है। ठीक है, चलें, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बहुत ओके, बाय। शुक्रिया। ओके।